इंडियन ओशन करंट, हिंद महासागर की धाराएं पढ़ते हैं, जो सबसे ज़्यादा टिपिकल है। ओशन करंट में टिपिकल नहीं कह सकते हैं, दिमाग लगे थोड़ा सा, बाकी रटने वाली बातें तो प्रशांत महासागर में ज़्यादा है। ओशन करंट का नंबर जो है प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा है। तो ये पहले की तरह जो है 5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड है ना, और ये 5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड, और बीच वाला 0 डिग्री। यहाँ पर एक और है आइलैंड छोटा सा, जंजीबार। ये कौन सा है? मेडागास्कर है ना। तो हिंद महासागर आधा ही महासागर है ना। म्यूट कर लीजिए भाई आप लोग, है ना, अपना अपना। तो जो दक्षिणी हिंद महासागर है वो आधा ही महासागर है, ठीक है। और ऊपर वाला क्या है? महासागर ना होकर के सागरों का तो गुच्छा। एक है बंगाल की खाड़ी, ये वाला कौन क्या है? बंगाल की खाड़ी। और दूसरा है ये अरब सागर। अच्छा, खाड़ी कहीं कहते हैं तो कहीं कहते हैं इंडियन खाड़ी के, तो कहीं इंग्लिश में कहते हैं, कहीं बे, तो कहीं कहते हैं गल्फ। इसका क्या मतलब? और 3 साइड से हिंदी में कहते हैं घिरा हुआ है तो कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ उसको खाड़ी बोलते हैं। तो नहीं, बे और गल्फ में क्या अंतर है? हिंदी में तो दोनों को ही खाड़ी कहते हैं। सर गल्फ वो होता है जो मतलब जैसे जो बे ऑफ बंगाल है, तो उधर साइड सर जो डीप इनलेट रहे लैंड वाटर का, और ये लैंड से सराउंडेड रहे, मतलब थोड़ा अंदर घुसा हुआ रहे सर लैंड की तरफ, और सराउंडेड रहे
मतलब पानी अंदर घुसा हुआ रहे सर और लैंड से सराउंडेड रहे, तो वो होता है गल्फ। हेलो। पता नहीं क्या हो रहा है, नेटवर्क आज बहुत डाउन गया। हाँ, क्या बोल रहे थे? सर डीप इनलेट ऑफ सी सराउंडेड बाई वाटर, उसे हम लोग कहते हैं सर गल्फ। जैसे जो अभी आप अरब सागर के पास ये बनाए हुए हैं ऊपर में। बे और गल्फ एक जैसे ही दिखाई देते हैं। बे मतलब विक्ट्री, गल्फ मतलब होता है हार। ठीक है। और गल्फ में क्या होता है कि जब ओशन एंट्री कर जाए कॉन्टिनेंटल एरिया में, है ना, कॉन्टिनेंट के ऊपर ओशन चढ़ गया, पानी चढ़ गया, और उसके बाद जो बना, है ना, तो वो अगर मतलब कॉन्टिनेंट के एरिया को हरा करके ऊपर पानी चढ़ गया और उसने जो बनाया तो उसे कहेंगे गल्फ। जैसे मान लो यहाँ पर ये है, पानी चढ़ गया ऐसे, ये चढ़ गया पानी, तो अब ये जो बना इसने अतिक्रमण किया है लैंड एरिया पर, विजय हासिल करी, लेकिन हार हुई स्थल खंड की, और हम लोग स्थल खंडीय जीव हैं, लैंड मासेस पर रहने वाले टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, तो इसे कहेंगे गल्फ। लेकिन सेडिमेंटेशन जहां पर ज्यादा होगा या प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज कारण स्थल खंड ऊपर उठाए, या ह्यूज सेडिमेंटेशन, बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम द रिवर्स, नदियों ने जहां पर बहुत अधिक निक्षेपण किया हुआ है ना, यहाँ पर मान लो नदियों ने बहुत अधिक निक्षेपण किया हुआ है और ये आगे बढ़ गया, ऐसे। तो ये जो बीच में बना, ये बन गया बे, विक्ट्री हो गई, क्योंकि विजय मिली है ओशन के ऊपर, टेरेस्ट्रियल एरिया बढ़ गया है, ओशन में एंट्री कर गया है। तो इस कारण से देखोगे तो बहुत सारी नदियां गिरती हैं ईस्ट में जा करके, गंगा, उसकी सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्रा, है ना, साउथ में भी मेजर जो मैक्सिमम जो नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं, वो सब गिरती हैं इधर अपनी ट्रिब्यूटरी के साथ में, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सब गिरती हैं बंगाल खाड़ी में, तो सेडिमेंटेशन ज़्यादा होता है, तो स्थल खंड उधर को बढ़ रहा है, इस कारण से इसे कहते हैं बे ऑफ बंगाल, और इधर क्या है, गल्फ, पर्सियन गल्फ देखने को मिल रहा है। तो ये मेन अंतर यहाँ पर होता है इन दोनों चीज़ों में। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं इंडियन ओशन करेंट्स में। सबसे पहले सदर्न इंडियन ओशन करेंट, दक्षिणी हिंद महासागर की धाराएं। तो यहाँ पर आगे अभी आप पढ़ेंगे, प्रशांत महासागर से एक ब्रांच निकल के आ रही है दक्षिणी। सबसे पहले सदर्न वाला पढ़ लेते हैं, वो आसान है, सिंपल है। यहाँ से एक ब्रांच आ रही है दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा की, इसी कंटिन्यूएशन है इंडियन ओशन में। 5 से 15 डिग्री अक्षांशों के बीच में ये बहती है और जाकर के जंजीबार द्वीप से टकराती है। जंजीबार आइलैंड अफ्रीका के निकट में है। ये है कौन आखिर?
इसका नाम है दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, जो इधर भी थी वही इधर भी है ना, सभी महासागरों में ये चलती हैं, नाम वही है NEC SEC, दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, सदर्न इक्वेटोरियल करंट, ये साउथ इक्वेटोरियल करंट प्रशांत महासागर से आगे आ रही है। इसको ला कौन रहा है? हवा का धक्का। दक्षिण पूर्वी सनातनी पवन इसको धक्का मार रही है और आगे लेकर के जा रही है, मतलब इधर से धक्का आ रहा हवा का इसको, ऐसे है ना। तो ये इनको लेकर के आगे को बढ़ रहा है, पहुंची जैसे पिछली वाली थी, सेम कॉन्सेप्ट यहीं लगेगा, है ना, जो पीछे पड़ चुके हैं वही, है ना। ऊपर से वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट का भी धक्का इसको प्राप्त हो रहा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया करंट का जो है धक्का भी इसे प्राप्त हो रहा है, जो आगे आकर के इससे मिलेगी, और इस तरह से इसको पुश मिल रहा है ओशन करंट एंड विंड दोनों से, और जाकर के टकराई जंजीबार द्वीप से। वहां टकराने के बाद में ये दो पार्ट में बट गई, आगे बढ़ी, दो पार्ट में बढ़ेगी आगे। अभी इसका नाम हो गया अबुल हास की धारा, वार में ही है, इसका नाम हो गया अबुल हास करंट। अबुल हास की धारा आगे जाकर के टकराती है मेडागास्कर के नॉर्दर्न टिप से। यह है मेडागास्कर के एकदम उत्तरी छोर से ये धारा टकराती है और वहां से बाइफरकेट हो जाती है टू पार्ट में। एक ये जो है देख रहे हैं ना व्हाइट कलर का, ये मेडागास्कर है, एक घूम जाती है इधर और दूसरी घूम जाती है इधर। इसका नाम रह जाता वही सेम, अबुल हास करंट। और इसका नाम हो जाता है क्योंकि ये मोजाम्बिक चैनल से गुजरती है, ये मोजाम्बिक चैनल है, यहाँ कंट्री भी है मोजाम्बिक, है ना, उसके नाम पर इसका नाम है मोजाम्बिक करंट। मेडागास्कर और मोजाम्बिक देश के बीच में अफ्रीका के मोजाम्बिक चैनल है, उससे गुजर रही है, इस कारण से इसका नाम हो गया है मोजाम्बिक करंट। आगे बढ़ती हैं दोनों, कोरियालिस फोर्स अब मजबूत होने लगता है, मोजाम्बिक करंट को घुमाता है और आगे दोनों ही घूम करके एक दूसरे से मिल जाती हैं और ये फिर से बन जाती है अबुल हास की धारा। और इधर से जो करंट आ रही होती है ठंडी ठंडी, इसमें मिक्सिंग करके इसका टेम्परेचर डाउन करती है। जो हमने बताया था, एक इधर घूम गई थी, एक इधर आ रही है ना। तो पिघला हुआ बर्फीला पानी यहाँ पर जब मिक्स होता है तो इसका तापमान डाउन करना शुरू कर देता है। अब हवाएं जो है इसको घुमा करके, मतलब पछुआ पौने इसको ले करके आगे बढ़ रही हैं, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कहलाती है। अंटार्कटिका का पिघला हुआ पानी सदर्न ओशन के थ्रू इसको प्राप्त होता है और ये बहुत ही ठंडी हो जाती है। फिर कोरियालिस फोर्स ने घुमाया और पछुआ पौनों ने इसको बहाया, आगे बढ़ाया और आगे पहुंच करके ये बन जाती हैं वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, पश्चिमी, ये क्या नाम है, पछुआ पवन प्रवाह इसे कहते हैं,
पछुआ पवन प्रवाह, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। जबकि ये क्या है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से होकर के ये गुजर रही है, इस कारण से इसका नाम है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। और यहाँ पर लिटिल सैंडी और ग्रेट सैंडी नाम के मरुस्थलों का निर्माण करती है। हमने बताया था कि ठंडी महासागरीय धाराएं जब गुजरती हैं तो वो किसका निर्माण करती हैं, मरुस्थलों का निर्माण करती हैं। क्यों करती हैं, रजनीश जी हैं कि नहीं? नहीं आए। पूनम जी बताइए, ठंडी महासागरीय धाराएं तटीय मरुस्थलों का निर्माण क्यों करती हैं? सर एक बार दोबारा बताइए। ठंडी महासागरीय धाराएं हाँ जी। तटीय मरुस्थलों का निर्माण क्यों करती हैं, जो कि सबसे शुष्क मरुस्थल होते हैं, ड्राइएस्ट डेजर्ट होते हैं। ठंडी कोई बात नहीं, सर याद नहीं आ रहा, मैं सोच नहीं पा रही हूँ। हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, हेलो, जी सर, अब आ रही है सर, सर। आ रही है। बताओ भाई, कारण बताइए। कोई भी बता सकता है सर। गजेंद्र जी बताएं पहले। अभी आ रही है आवाज? हेलो, यस सर आ रही है। हाँ तो आंसर दो भाई प्रश्न का। हमने 2-3 बार इस बात पर चर्चा किया है, कन्वेयर बेल्ट का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है ना, तो ये उत्तर हमको मिल जाना चाहिए। मॉइस्चर की वजह से मॉइस्चर क्यों नहीं है? तो ड्राई होती हैं इसलिए। ड्राई होती है, ठीक है। और एक बात है इसमें जुड़ी हुई, सर भूल के मैं क्लास देख नहीं पाई हूँ पिछली बार। अच्छा कोई बता दे फिर, कोई बता दे। सर जहाँ से ठंडी मरुस्थलीय धाराएं निकलती है वहां पर सबसे कम वर्षा होती है। क्यों? वर्षा का रहस्य वर्षा जी बताएंगे। हाँ बताइए। सर वहाँ पे कम वर्षा होती है, कुछ मिलीमीटर्स में होती है, इसीलिए वहाँ पर मरुस्थलीय बन जाते हैं। तो आप वहाँ क्यों नहीं हैं, इसका मूल कारण बताइए। ई ब्राइम क्रिएट करता है ना सर वहाँ पे, तो सर तो उसी की वजह से जो जो पानी रहती है वो सब नीचे बैठ जाती है। अच्छा फिर
फिर ये सही रिलेवेंट आंसर नहीं। वो तो बायोडाइवर्सिटी क्यों रहती है गहराई तक, इसकी बात की गई थी। यहाँ पर क्या है उत्तर की, विंड्स जो चलती हैं ऑफ शोर है ना, हवा चल ही रही उल्टा, लैंड टू सी हवा चल रही हवा, यहाँ ये ऐसे जा रही है ना, लैंड टू सी जा रही हवा यहाँ। बारिश कैसे करेगी, हवा का डायरेक्शन ही अलग है, तो बारिश कैसे कर पाएगी। हाई प्रेशर यहाँ पर जनरेट हो रहा है ना, ठंडा है पानी, तो मॉइस्चर इस कारण से नहीं होता है, ये मूल कारण है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया। और ये है कौन पवन, साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड। अभी अभी इनका काम पड़ेगा। ये साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड है, और ऊपर से आती रहती है नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड। तो ये तो खत्म हो गया दक्षिणी हिंद महासागर की धाराएं। अब हम लोग देखना है उत्तरी हिंद महासागर की धाराएं, जो कि एक महाभारत सा है हल्का सा, है ना। इसको समझने के लिए पहले इंडिया के क्लाइमेट को हल्के से समझना पड़ेगा, जो कि काफी अधिक डिफरेंट है दूसरी जगह से, है ना। भले 2 दिन का समय लगे, लेकिन ये समझ लेंगे तो काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे। प्री मेंस इंटरव्यू तक यहाँ से क्वेश्चन उठे, है ना, ऑप्शनल तक से। तो पहले देखा जाए कि अभी ऊपर वाला जो है आपका नॉर्दर्न इंडियन ओशन, जो कि 2 सागर है, महासागर नहीं है। यहाँ पर मौसम के आधार पर महासागरीय धाराओं की दिशा परिवर्तित होती है। 6 महीने क्लॉकवाइज और 6 महीने एंटी क्लॉकवाइज महासागरीय धाराएं चलती हैं, और इसीलिए इन्हें मानसून करंट भी कहा जाता है। तो क्या कारण है भाई कि इस तरह से चल रही हैं? तो सबसे पहले इनके बारे में देखेंगे कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ मानसून which lead the development of मानसून करेंट्स। पहला फैक्टर, भारत हमारा विशेष है, दुनिया में अलग है। हिमालय, ठीक है। ये क्या करता है, ठंडी हवाओं को रोकता है, साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को अंदर नहीं आने देता है, ये सब घूम जाएंगी इधर को, चाइना के मानसून में हेल्प करेंगे, लेकिन इंडिया में नहीं पहुंच पा रही। दूसरी चीज, यहाँ पर है मरुस्थल, थार का मरुस्थल, यहाँ पर ईरान के मरुस्थल हैं, दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर ईरान के मरुस्थल हैं। और ये कौन है, थार का मरुस्थल। ठीक, तो यहां से चलती है लू गर्मी में। कभी कभी तुम लोग लू की चपेटे में कोई आया हो तो बताना, हम तो आए हैं कई बार, आम बिनने जाते थे।
आवाज चली गई। नेटवर्क इश्यू। सही है। आगे सही है। क्या हो गया? हेलो। सर हाँ आ हाँ, रही है सर, अब आ रही हाँ है सर, आपकी आवाज आ रही है। बस कह रही हो? कुछ नहीं सर। सर सही है, बीच बीच में थोड़ा। क्या हो गया बताओ? सर बहुत दिमाग लगाना हो रहा है ना, इसलिए थोड़ा बीच बीच में सही है, लाइट साथ दे देता है। अच्छा तुम आंसर तो बताओ। दिमाग लगाने वाला कंसेप्ट। ग्रीष्म संक्रांति कब होती है बताओ? समर सोलिस्टिस की डेट क्या है? 21 जून सर। हाँ ठीक है, तो इसमें क्या होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में डे का ड्यूरेशन ज्यादा रहता है सर, और नाइट का ड्यूरेशन कम सूर्य की रहता है। किरण मतलब सीधी पड़ती है। सीधी पड़ती है कर्क ट्रॉपिक ऑफ रेखा पर, है कैंसर। ना? कर्क रेखा पे। 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड हाँ, पर सूर्य कर्क की रेखा। किरणें सीधी पड़ती हैं परपेंडिकुलर। इस कारण से उत्तरी गोलार्ध सर्वाधिक गर्म रहता है। लेकिन इंडिया में तापमान, है ना, इंडिया में तापमान पहले ही मई में ही ज्यादा गर्म हो जाता है। ये प्री का भी क्वेश्चन रहा है और मेंस का भी क्वेश्चन रहा है ना? कि क्या कारण है कि भारत का तापमान सोलिस्टिस से पहले ही सर्वाधिक गर्म हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर ये दो फैक्टर काम कर रहे हैं। लू का सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। लू एक लोकल विंड है, डस्टी विंड है, धूल भरी है और बहुत ही ज़्यादा ड्राई होती है, और इसके चपेटे में आ जाने पर डिहाइड्रेशन हो जाता है। शरीर से जो है जो मॉइस्चर है वो उड़ जाता है, चक्कर आते हैं, लोग गिर जाते हैं, है ना? तो ये सब इम्पैक्ट देखने को मिलता है। कुछ लोग कहते सर हैं कि इसमें तो भूत पकड़ लिया है, चुड़ैल पकड़ ली है ना? इसमें सर बगिया पछुआ में गए पवन तो भी चुड़ैल पकड़ ली। हेल्प करता होगा। नहीं, पछुआ पवन अभी नहीं आया है। ये लोकल विंड है। यहाँ पर वेस्टर्लीज का इम्पैक्ट ठंडी में आएगा, अभी गर्मी की बात चल रही है। अच्छा जी सर। ठीक है, पछुआ पवनों का प्रकोप जो है वो आएगा ठंडी में, जी है ना? अभी क्या है कि लू चल पड़ी। यहाँ से क्यों चली? हीट वेव के जनरेशन के कारण। मरुस्थल बहुत अधिक गर्म हो गए और मरुस्थलों की हीट ट्रांसफर हो रही है ईस्टवर्ड। थार और दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर मरुस्थलों से पैदा हुई है लू, और वो चल रही है बंगाल के पूर्वी भाग तक पश्चिमी भाग तक चलती है। 20 से 25 डिग्री अक्षांशों के बीच चलती है, और इसका जनरेशन होता है ऊष्मीय तरंगों के कारण, मतलब हीट वेव के कारण। ठीक है, तो जो ये हीट वेव का सर्कुलेशन हो रहा है, इसको इस तरह समझा जाए। हमेशा हम लोग जानते हैं कि हवा चलती है हाई टेम्परेचर की तरफ, लो टेम्परेचर की तरफ से, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर हाई होता है ना? तो यहाँ पर क्या खेल है कि यहाँ हवा उल्टा चल रही है। तापमान तो इधर ज़्यादा है ना, यहाँ ज़्यादा है, ये मरुस्थल है, तापमान यहाँ ज़्यादा है, तो हवा इधर क्यों चल रही है? इसको समझने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट उठाते हैं तवे का। इमेजिनेशन करो कि यहाँ पर एक तवा रखा हुआ है बढ़िया, और उसके नीचे यहाँ इस साइड में आग लगी हुई है, भट्ठी चल रही है बढ़िया, है ना? तो ये तवा है, ये किधर से किधर को गर्म होगा? पश्चिम से पूरब की ओर गर्म होगा। जी सर। हम्म, यस सर। होगा। अब यहाँ पर इमेजिन करो कि इस पर तुम लोगों ने लावे रखे हैं भाई भुनने के लिए, बढ़िया लाइन से ऐसे रखे हैं। तो अब जब गर्म होंगे तो लावे किधर से कूद कूद करके किधर को भागते हुए दिखाई देंगे? पहले यहाँ पश्चिम फूटेंगे से तो यहाँ पूर्व सर। उछलेंगे, यहाँ उछलेंगे,
फिर धीरे धीरे ये जैसे जैसे इधर से इधर को गर्म होता जाएगा, ये ऐसे ही उछलेंगे, इधर को ईस्ट की तरफ आगे को बढ़ते चले जाएंगे। तो वैसे ही ये हवा होती है, उठती है, गिरती है, खड़ी दीवार की तरह होती है लू। आंधी जो आती एकदम आगे बढ़ती है खड़ी दीवार की तरह हवा की, और फिर गिरती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर गिरती है। तो ये हीट वेव के कारण इसका सर्कुलेशन पश्चिम से पूरब की तरफ होता है। ठीक। तो ये क्या करती है कि मानसून ट्रफ का फॉर्मेशन करती है, यानी मानसून द्रोणी का फॉर्मेशन करती है। इसे कहते हैं मानसून ट्रफ। मानसून द्रोणी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंडिया में मानसून को खींचने वाला कारक यही है, और इसी के फॉर्मेशन से पता कर पाते हैं कि मानसून कितने दिन में भारत में आएगा। इसीलिए जो मानसून की सूचना के लिए संयंत्र स्थापित किया गया है, ठीक है, वो देहरादून में स्थापित किया गया, 25 डिग्री लैटिट्यूड के पास। अभी इसका रहस्य समझ में आएगा कैसे। इन सभी फैक्टर्स के कारण भारत में 20 से 25 डिग्री के बीच में लो प्रेशर जनरेट हो जाता है, निम्न वायुदाब उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और ये लो प्रेशर तोड़ देता है, हवा यहीं से ऊपर उठने लगेगी। ऊपर से 30 डिग्री के पास से आ रही थी मानसून पवने, मानसून पवने अभी तो नहीं कहेंगे, ये नीचे तक आती। इनका नाम था नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड, उत्तर पूर्वी सनातनी पवन। यहां से ये ऊपर उठने लगेगी और ऊपर उठ करके जाकर के सिंक होगी पीछे। तो पहले ये नीचे तक आती, यहां तक पहुंचती, लेकिन अब यहां तक नहीं पहुंच रही है, 5 डिग्री लैटिट्यूड तक नहीं पहुंच रही है। ये पहले ही ऊपर से टूट करके घूम जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर लो प्रेशर ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। और यहाँ का ये जो ITCZ है, किताबों में बहुत सारा गलत चीजें लिखी गई हैं कि ITCZ वहां पर शिफ्ट हो जाती 20 से 25 डिग्री तक। तो ये गलत बात है, क्योंकि ITCZ यहाँ पर शिफ्ट नहीं हो सकती इतना दूर। ITCZ का शिफ्टिंग का मतलब है कि यहाँ भी ITCZ शिफ्ट होगी और यहाँ भी 20 से 25 डिग्री शिफ्ट होगी, लेकिन ये ITCZ शिफ्ट नहीं होती है। यहाँ पर मानसून ट्रफ पैदा हो जाती है, जो ITCZ लाइक फेनामेना है। ठीक है, ITCZ की तरह ही ये फेनामेना है। और यहाँ से हवा क्या होती है, ऊपर को घूम करके वापस जाना शुरू कर देती है। तो जब हवा सीधे ना चल करके ऊपर उठने लगे तो समझ लो कि मानसून ट्रफ बन गया है, और इतने समय में फिर मानसून को खींच लेगा। इस कारण से देहरादून में लगाया गया है यह संयंत्र, जो बताएगा कि मानसून कब आएगा। मौसम विज्ञान अनुसंधान केंद्र देहरादून। सर ये ITCZ एक बार और बता दो। क्या हो गया? ये ITCZ का कॉन्सेप्ट एक और बार और बता दीजिए। रिवीजन नहीं किया ना। ITCZ का कॉन्सेप्ट हम पहले बताए थे, पिछली क्लासेस सुने होगे कि नहीं सुने, जिसमें हमने बताया था कि ऊपर से आती है उत्तर पूर्वी सनातनी पवन, दक्षिण पूर्वी सनातनी पवन 5 डिग्री के पास जो है आपस में आकर के वहां से ऊपर उठने लगती हैं। उस जगह कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ। हर लेक्चर बार बार रिपीट करेंगे तो कहाँ समय बचेगा कितना। सर
हाँ ये भारी पड़ेगा, मैं जान रहा हूँ। हाँ बताओ। सर लेकिन ITC-Z तो सर सनराइज जिधर जिधर जाता है उसी के पीछे पीछे ये भी सर शिफ्ट होता रहता है। तो इतना थोड़ी शिफ्ट हो जाएगा, 20 से 25 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा, इतना नहीं शिफ्ट हो सकता है भाई। तो मई आते आते तक तो सर होता है ना वो नहीं तो इक्वेटर तक 20 से चले 25 डिग्री थोड़ी शिफ्ट होता है, 5 से 10 डिग्री शिफ्ट होता है। जाता। पीछे की क्लास एक बार पहले तुम लोग रिवाइज नहीं करते हो, बहुत बड़ी गड़बड़ है। अब फिर से हम पीछे क्लास थोड़ी बताएंगे, इतना समय थोड़ी बचा हुआ है। अभी उस दिन बताए थे। तो यहाँ पर ये है नॉर्मली जो हवाएं चलती हैं सामान्य दशा में, है ना। तो यहाँ से नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड 5 से 6 बार बता चुका हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पहले पीछे क्लास का वीडियो से। ये कौन है? साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड, यहाँ से आती हैं, आपस में टकराती हैं, हेडली सेल बताए थे, है ना। ये हेडली सेल फॉर्मेशन करती हैं, कोरियालिस फोर्स घुमाता है, यहाँ सिंक होती हैं 30 डिग्री के पास में, ये भी यहाँ से घूम करके सिंक होती है। तो ये इनका पैटर्न है, ये है हेडली सेल, है ना। लेकिन गर्मी में इंडियन ओशन में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, है ना, और जिनके कारण डिफरेंट पैटर्न देखने को मिल रहा है इंडिया में। होता क्या है कि हिमालय ने ठंडी हवाओं को रोक के रखा हुआ है, ऊपर से लू चल रही है, तो इंडिया में बीच में एक मानसून ट्रफ पैदा हो जाती है, लो प्रेशर चैनल पैदा हो जाता है, और सूर्य देवता उत्तर में रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। तो इस कारण से लो प्रेशर यहाँ से ज़्यादा मजबूत हो जाता है। मतलब ये है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इससे ज़्यादा लो प्रेशर पैदा हो जाता है 20 से 25 डिग्री अक्षांशों के बीच में। और इस कारण से जो हवा यहाँ से यहाँ तक आ रही थी, अब ये हवा यहाँ से ही ऊपर घूम करके लौट जाएगी ऐसे, क्योंकि इसका लो प्रेशर हो गया है ज़्यादा स्ट्रांग। ठीक है। और अब ये वाली जो हवा है, इसका क्या नाम है? क्या नाम भाई इसका, इस हवा का? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। ये कहाँ से नॉर्थ ईस्ट चल रही है भाई? साउथ सर ऊपर वाले तो नीचे वाले का तो साउथ नीचे। साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड है, दक्षिण पूर्वी सनातनी पवन है। तो इसको गैप मिल गया, खिंचाव मिल गया, क्योंकि यहाँ का लो प्रेशर यहाँ के लो प्रेशर से ज्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि वो हवा तो वहीं से घूम गई, वापस चली गई है। यहाँ का लो प्रेशर कैसा है? ज्यादा स्ट्रांग है। तो अब क्या होगा कि ये लो प्रेशर यहां से खींचेगा इस हवा को, दक्षिण पूर्वी सनातनी पवन को। तो ये पहुंचेंगी, एंट्री कर जाएंगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गर्मी में, इंडियन ओशन में केवल, हर जगह नहीं। और हम जानते हैं कोरियालिस फोर्स उत्तरी गोलार्ध में हवाओं को
कैसे घुमाता है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो घुमा दो इसको क्लॉकवाइज। साउथ वेस्टर्ली, मतलब साउथ वेस्ट डायरेक्शन। यही तो कहलाएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून, साउथ वेस्टर्न मानसून। यहाँ घूम करके वापस आएगा। ठीक, ये है बारिश करवाता है इंडिया, सबसे ज्यादा मेजर रेनफॉल यही करवाता है। चलो अब इसको यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर ये मानसूनी हवाएं आई, यहाँ से घूम करके वापस गिरेंगे, ये ऐसे। तो ये हो गया साउथ वेस्टर्न मानसून, जो भारत में वर्षा करवाता है और मानसून ट्रफ इनको अपनी तरफ खींचती है। तो अभी क्या है, गर्मी में इनका डायरेक्शन साउथ वेस्ट है, तो ये ओशन करंट को कैसे मूव करवाएंगी इसको देखना। अब यहाँ पर हम समर में सर्कुलेशन क्लॉकवाइज होता है कि एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये चीज याद रखना। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आ रही थी, ग्रीष्मकालीन की बात कर रहे हैं, ये घूम करके जो जंजीबार से टकरा करके एक ब्रांच काउंटर इक्वेटोरियल करंट बना रही थी। ठीक, एक ब्रांच जंजीबार से टकरा करके काउंटर इक्वेटोरियल करंट बना रही थी। उसको ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट नहीं बनने देगी, उसको ये सीधे उठा करके ऊपर की ओर लेकर के आएगी। और ये है गल्फ ऑफ एडन, एडन की खाड़ी से इसको घुमा करके ऊपर की ओर लेके जाएगी। यानी गर्मी में कौन गायब हो गया? काउंटर इक्वेटोरियल करंट गर्मी में गायब हो चुकी है ना, नहीं चलती। ये भी याद रखना, कौन नहीं चलता? काउंटर इक्वेटोरियल करंट इंडियन ओशन में नहीं चलती है गर्मी में। यहाँ पर सर्कुलेशन कैसा है? क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा में है। और इसको कौन लेके जा रहा है? साउथ वेस्टर्न मानसून करंट लेके जा रही है। इस कारण से इसको कहते हैं दक्षिण पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी मानसून धारा, साउथ वेस्टर्न मानसून करंट कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गई ये बात। हवा जैसे जा रही वैसे धक्का मारेगी, इसमें कोई डाउट? हवा ऐसे जा रही है तो हवा इसको उठा करके वैसे लेके जाएगी, सिंपल सी बात है। तो समर में सर्कुलेशन कैसा है? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, और उसका नाम साउथ वेस्टर्न मानसून के द्वारा ड्रिवन हो रही है, इस कारण से उसका नाम है दक्षिण पश्चिमी मानसून धारा। क्लियर? जी सर। यस सर। अभी क्या है कि ठंडी में क्या होता है? ठंडी में सूर्य देवता वापस जो है दक्षिणी गोलार्ध की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, सदर्न हेमिस्फेयर की तरफ, है ना। और सितंबर का महीना होता है, सितंबर में कौन सी घटना घटती है? ऑटम इक्विनॉक्स, मतलब शरद विषुव कब होती है? 23 सितंबर को घटित होती है।
तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड थी जो यहीं पर रुक जा रही थी, ये नॉर्मल पैटर्न पर आ जाएंगी, ये वापस अपना नीचे तक आने लगेंगी। जैसे आती थी, इनको कहाँ तक आना चाहिए, 5 डिग्री तक आना चाहिए, तो ये वापस अपना पथ पकड़ लेंगी ऐसे। तो ये रिटीटिंग मानसून बन जाएगा, यही लौटता हुआ मानसून हेमंत ऋतु ठंडी में। और इसको जो है डायरेक्शन मिलेगी, धक्का मिलेगा। तिब्बत का पठार में बर्फ जम चुकी है, वो उसको धक्का भी देगा, जिससे कि उस इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ तिब्बत का पठार है, यहाँ बर्फ जम चुकी है, हाई प्रेशर पैदा हो गया, वो धक्का भी देगा इसे, इसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो ये बन गया नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। तो ये ओशन करंट को कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, है ना। अब की बार काउंटर इक्वेटोरियल करंट भी चलेगी, है ना। और जो चलने वाली करंट है आपकी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट भी अपना प्रॉपर चलेगी, क्योंकि जैसे नॉर्मल कंडीशन सभी ओशन में होती है, अब यहाँ पर भी वैसे देखने को मिलेगी, क्योंकि पैटर्न ठंडी में हो गया सेम, है ना। तो लेकिन साउथ इक्वेटोरियल ट्रेड विंड जो है ये कैसे करेगी काम, काउंटर क्लॉकवाइज। तो गर्मी में सर्कुलेशन कैसा हो जाएगा, उल्टा, घड़ी की विपरीत दिशा में। इसको कौन ड्राइव कर रहा है, उत्तर पूर्वी मानसून जो ऊपर से आ रहा है। उत्तर पूर्वी मानसून इसको मार्ग दिखा रहा है, और ये उसी के सहारे आगे बढ़ के काउंटर क्लॉकवाइज सर्कुलेशन करता हुआ आकर के एडन की खाड़ी में मिल जा रहा है। तो ठंडी में चलता है उत्तर पूर्वी मानसून धारा, है ना, जिसका डायरेक्शन होता है एंटी क्लॉकवाइज, और गर्मी में होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून धारा, जिसकी डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज। ठीक है, इसको याद रखना है। ठंडी में चलेंगी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, है ना, और काउंटर इक्वेटोरियल करंट, और तीसरी क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून धारा, 3 करंट चलेंगी। लेकिन ठंडी में चलेगी केवल और केवल एक, दक्षिण पश्चिमी मानसून की धारा अकेली। तो क्लियर हुई बात, नहीं यहाँ पर खत्म हो जाता है, इंडियन ओशन की महासागरीय धाराएं यहाँ पर खत्म हो जाती है। अरे करंट तो वार्म ही रहेगा ना। हाँ, वार्म, ठंडी चलती ही नहीं है। नॉर्दर्न इंडियन ओशन एकमात्र सर का नेटवर्क और आज कंफ्यूज कर रहा है। बड़ा नेटवर्क नाटक कर रहा है। किसी कोई डाउट है, समझ में आ गया है ओशन करंट, ये हिंद महासागर की धाराएं? आ गया सर। ठीक है, चलो नहीं समझ आया होगा फिर पूछ लेना, आप डिस्कशन फिर समझा देंगे, क्योंकि टिपिकल थोड़ी सी है इसमें, लेकिन एक बार सुनोगे तो समझ में आ जाएगा, फिर से सुनोगे तो फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है,
दिमाग नहीं लगाओगे कहाँ जाओगे, कैसे काम चलेगा, है ना। दिमाग ऐसे अपग्रेड होगा तो दिमाग प्रेशर पड़ेगा, तंत्रिका तंत्र जो भी दिमाग के एक्टिवेट होंगे तो जो है फिर होगा एनलाइटमेंट, है। ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे थोड़ी आइए बन जाएंगे कम दिमाग में करके, हैं। अभी तो शुरुआत है। इंडिया का क्लाइमेट बहुत टिपिकल है, तो बहुत हल्का सा चटक चूरन भी नहीं चखाया गया है अभी, है ना। नहीं होगा कल हम एक कहानी सुना करके समझाएंगे। इसके लिए एक कहानी है, वो कहानी सुनने के बाद में फिर कोई डाउट नहीं रह जाएगा। आज समय नहीं बचा हुआ है, एक कहानी सुनाएंगे मेले की। तुम लोग मेले में जाते हो ना घूमने के लिए, तो मैं एक मेला की कहानी सुनाऊंगा और तुम लोग उस मेले की कहानी अपनी पुरानी कहानी से फील करना। पूरी इंडियन क्लाइमेट तुमको उस कहानी में समझ में आ जाएगा, एकदम इंटरटेनिंग वे में। हमको पता है नहीं समझ में आ रहा है, हमको ऑलरेडी पता है कि कई लोगों को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, मुझे पता है ना। तो इसके लिए जो है पूरा समय देना पड़ेगा और एक कहानी सुनाएंगे, क्योंकि इंडियन क्लाइमेट इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग यहीं रहते हैं और इससे ओशन करंट क्या पूरा इंडिया प्रभावित होता है ना। क्या क्या फीचर्स हैं इंडियन क्लाइमेट में, ये पूरा तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी कहानी सुना करके ओशन करंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। बाकी जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब इंडियन क्लाइमेट पढ़ाएंगे। सर कैमरे पहला तो सभी सारा ने बंद फैक्टर कर है। रखे हैं, आपको कैसे पता चला? अरे हमको सबका पता चलता रहता है, ठीक है। अनम्यूट नहीं हो रहा ना हमारी सबका। परास लंबी है। हाँ अनम्यूट नहीं कर रहे क्या ना चीज? बहुत लोग सर, अनम्यूट नहीं कर रहे ना बहुत लोग आज, इसीलिए। हाँ हाँ, अनम्यूट नहीं किए हम, इसमें बता रहे हैं, इसमें किसी को नहीं समझ में आया है आज। नहीं सर, आया है सर, आया है। आया है सर। पूरा नहीं थोड़ा समझ में आया है थोड़ा ना। आया है बस। थोड़ा तो आया है, कुछ लोगों को थोड़ा भी नहीं आया है, मैं समझ पा रहा हूँ, है ना। 80% आ क्योंकि ये, गया है सर, एक बार और देखेंगे तो हो हाँ एक जाएगा। बार थोड़ा सा कहानी सुना देंगे तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जिनको समझ में आया है उनको ओशन करंट के सर्कुलेशन में डाउट नहीं है। जिनको जैसे मिहिर को समझ में आ गया है, राहुल को समझ में आया थोड़ा, तो इनको ओशन करंट के सर्कुलेशन में डाउट नहीं है, मानसून तरफ में डाउट है, और ये जो घूम के ऊपर जाता है वहां डाउट है ना वापस। तो उसको सही ढंग से समझा करके हम कहानी कल समझाएंगे तो एकदम समझ में आ जाएगी। एक कहानी मेले की कहानी सुनाऊंगा मैं, और उस मेले की कहानी को फील करते हुए तुम लोगों को मैं एक पूरी क्लाइमेटोलॉजी इंडिया की समझा दूंगा, है ना। इसीलिए मैं सारे अस्त्र शस्त्र रखता हूँ बना करके, तुमको पता रहता है ऑलरेडी। खैर, अगर इस लेक्चर को सुन करके समझ में आ मेरे से तो लगे सर। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दो चार को तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, मुझे भी पता है, वो तो नाम नहीं पता हुआ अभी। भानु जी है क्या इधर? नहीं है। है। मजे ले रहा है नेटवर्क हमारा, ना बारिश हो रही ना कुछ, है ना। चलो ठीक है। ये सर भानु जी ने वायरस छोड़ रखा है। इन्होंने क्या कर रखा है? वायरस छोड़ रखा है आपके लैपटॉप पर। इनसे बड़े इंजीनियर हैं हम, ये जो कर रही करके छोड़ चुके हैं। हम वो इनके लैपटॉप को ध्वस्त कर देंगे, तबाह कर वो देंगे अगर इन्होंने हमारे मेरे वायरस मेरे छोड़ा पास मैसेज की थी अभी, बोला सर बहुत देर से क्लास ले रहे हैं, ऑप्शनल डिले हो जाएगी, जल्दी से एंड करवानी है क्लास। तो इनका लैपटॉप आज काम नहीं करेगा। काम हो ठीक है, चुका है सर, कोई फायदा नहीं है। देख लो। काम हो चुका है, अच्छा तब सही है, नुकसान भी नहीं होगा फिर, है ना। अरे मस्ती कर रहे थे ऐसे ही, ठीक है। वायरस तो ऑलरेडी, वायरस की बात नहीं, यार नेटवर्क थोड़ा हमको लग रहा है कुछ ब्रॉडबैंड वाले हमारा जो है पावर किसी और को ट्रांसफर कर रहे हैं, 2 दिन से ऐसा हमको महसूस हो रहा है।
है ना, MBPS कम करता है, तो अभी इनसे बात करता हूँ, है ना। खैर, तो कल मिलते हैं, है ना। प्रशांत महासागर की धाराएं वो और टिपिकल है, ठीक है, वो और टिपिकल है। उसके बाद की क्लास महाटिपिकल है, अल्नीनो लानीना है। तो अभी क्या है कि आप लोग अपने दिमाग को घिसना शुरू कर दो, है ना, क्योंकि धीरे धीरे आप लोग गहराई में जा रहे हैं। लेकिन हम आपको ऐसा समझाएंगे हर चीज़, थोड़ा टाइम भले लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके घर की बातें उठा करके हम आपको चीज़ें समझा देंगे, है ना। लेकिन जब तक समझ नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, जब तक सबको नहीं समझ में आ जाएगा, ठीक।